हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया लास्ट क्लास में ईएम वेव के, जिसमें जो भी क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन है। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेवलेंथ पर क्वेश्चन आ गया था। नॉर्मली फ्रिक्वेंसी और एनर्जी पर आता है, बट वेवलेंथ पे आ गया, और वो भी नंबर के साथ। तो जेई मीन में ऐसा आ सकता है, तो नीट में भी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा आ सकता है। तो अपने बायो की शक्ति लगाकर हम सारी वेवलेंथ की रेंज याद करेंगे आज, और आपको याद करना ही पड़ेगा। तो कुछ तरीके हैं ताकि आसानी से इसको हम याद कर सकें। कैसे याद है? गाड़ी, यक्स यू वी इन माई रेंज, ये याद था। हाँ, ये तो हमको याद है। और आपको क्या याद करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा, या पहले से याद होगा, कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ये कहाँ से याद है? ये फोटोसिंथेसिस से याद है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर ये बात लिखी है फोटोसिंथेसिस चैप्टर के। अब इतना तो ठीक है, बाकी सबका कैसे याद करें? आपको याद करना है ऐसे, एक सीढ़ी है जो एक साइड से टूटी है, और यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू कॉपी होती है, ऐसे 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 ऐसे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉपी होती है। अब आपको एक नंबर याद करना पड़ेगा। क्या? एक, 3, 8, 11, 14 या 15, कुछ भी ले लो। तो 1, 3, 8, 11, 14, 14, 11, 8, 3, 1। डबल मीनिंग मत लेना, बस याद करने के लिए बताया, मैंने खुद वैसे ही याद किया है। तो क्या बताया था मैंने? ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिपीट होगी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आ गई, और यहाँ की स्टार्टिंग वाली वैल्यू यही होगी। हाँ, ये वैल्यू तो मुझे पता चल गई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं हमारी वेवलेंथ बढ़ती है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है कि नैनोमीटर है, मतलब 10⁻⁹ के पावर पर है। तो इससे तो छोटी वैल्यू होगी। अब ये 7 ले लेंगे, अगर मान लो हम 7 ले लेते हैं, तो 10⁻⁻, अरे इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ भाई 7 के फॉर्म में, तो 7 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। कैसे? नैनोमीटर 9 है, 2 जीरो ये खा गया। तो अब क्या बचेगा? तो इससे तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, छोटी नहीं, इससे बड़ी, क्योंकि हम ऊपर जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो वो वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻ कितनी, 3 के पावर में, और ये होगी मीटर में। और यही सेम वैल्यू रेप्लिकेट होगी यहाँ पर, तो ये आ गया 10⁻⁻3, और फिर 10⁻⁻3 मीटर से यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उससे भी बड़ी होगी, तो यहाँ पर आएगी 10 नहीं, यहाँ पर सिंपली 1 मीटर आ जाएगा। और यहाँ की वैल्यू इसमें रेप्लिकेट होगी, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर से 100 मीटर तक। तो आपको जो याद कराया था ना 1, तो ये 1 था, 3 ये पावर में 3 था, 8 अभी आएगा, 8 इसके बाद आएगा। 8 का मतलब है, अब जैसे जैसे इसके नीचे आएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी, मतलब इनसे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इनसे छोटी वैल्यू कैसे मिलेगी? इनसे छोटी वैल्यू ऐसे मिलेगी कि ये 400 नैनोमीटर है, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻7 है। तो इससे छोटा क्या होगा? इससे छोटा होगा 10⁻⁻8 मीटर वाली, ये मीटर में है, तो इससे भी छोटा ये है। और ये किसके लिए? इसके लिए है। अब ये वैल्यू रेप्लिकेट होके यहाँ आ जाएगी, क्रॉस बनता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 10⁻⁸, और इससे भी छोटी वैल्यू यहाँ आएगी। कितनी आएगी भाई? 8 के बाद क्या था? 11 था, तो यहाँ पर 10⁻⁻11 मीटर हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर रेप्लिकेट होके जाएगी, तो 10⁻⁻11 हो जाएगा, और इसकी रेंज इससे भी छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻14 या 15 भी हो सकती है। तो ये हमारी गामा की रेंज है, ये हमारी एक्स की वेवलेंथ की रेंज है, ये हमारी विजिबल की है, ये हमारे वो अल्ट्रावायलेट की थी, ये विजिबल की थी, ये इंफ्रारेड की थी, ये माइक्रोवेव की है, ये रेडियो वेव की है। आपको कौन सी पक्का याद ही होनी चाहिए? आपको गामा याद होना चाहिए, क्योंकि ये लीस्ट है, 10⁻⁻14 या 15 भी याद कर सकते हैं। और रेडियो की याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी है 1 से 100 मीटर का रेडियो। अब इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक रेडियो है, वो यहाँ पर बैठने पर और वहाँ पर ले जाने पर, 100 मीटर ले जाने पर सिग्नल पकड़ता है। तो मैंने आपको ये क्यों याद कराई, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं माइक्रोवेव की। अच्छा देखो, मैंने गामा बताया था ना, गामा, तो गामा की वैल्यू ये देखो, सीधा सीधा मिल गई कि नहीं? आपको मिल गई। तो पहले का तो दूसरा होगा, पहले का दूसरा इसमें नहीं है, पहले का दूसरा, अरे यार सिर्फ गामा से पूरा आंसर हो गया। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। बी का बी का बी का सेकंड है। एक मिनट, एक नहीं है भाई, बी का सेकंड है, सॉरी, ये नहीं होगा, बी का सेकंड है, ये नहीं होगा। तो बचा ये और ये वाला। अब
अब अच्छा एक बात बताओ, रेडियो वेव की सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो मैंने बताया था सबसे बड़ी और सबसे छोटी याद कर लो। तो रेडियो मतलब सी का 1, तो सी का 1 तो भाई दोनों में है। अब क्या करें, अब हम आते हैं एक्सरे पर, और अगर ये वैल्यूज नहीं याद होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। एक्सरे की 10⁻11 से 10⁻8 के बीच में होती है, तो इसके बीच में कौन सी वैल्यू है, यही वाली है ना, है कि नहीं है? हाँ, तो डी का थर्ड इसमें ही है, तो हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नीट में सवाल आ गया, हालत खराब हो जाएगी, वहां पर आप बोलोगे यार ये कौन रटता है, सर ने रटाया है तो इसलिए मैंने भी रटा दिया। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है वैक्यूम में प्रोपोगेट कर रही है, तो हमको पता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। अब हमको क्या पता है भाई कि ई बराबर बी सी नॉट होता है, हाँ ये तो हमको पता है। एक काम करें क्या, सी को उधर ही रहने दो और बी को इधर लेके आ जाओ, आ गए। अब क्या करें भाई, अब एक काम और कर सकते हैं, ये सी है क्या, एक तरह से तो वेलोसिटी ही है, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई के। विकेट कीपर का नाम था विकास कुमार, वीके। तो मैं वी की जगह पर डब्ल्यू बाई के रख सकता हूँ, तो मैं ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई के रख दिया। तो ऐसा कोई आंसर है नहीं, हाँ ऐसा एक आंसर है, अच्छा नहीं है यार, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, ई के बी डब्ल्यू, ई के बी डब्ल्यू कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये देखो ई के बी डब्ल्यू मैच हो गया। अच्छा ये कहाँ पढ़े हैं हम, ये हम पढ़े हैं वेव्स चैप्टर में। आगे चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमको दे दी है, और ये हमको क्वेश्चन, यार ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है, अरे यार ये लास्ट लेक्चर का ही क्वेश्चन है, माइक्रोवेव आया था पिछले क्लास में, करवाया था इसको। आगे चलो, स्टेबलिश द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट आई एम्पियर है, स्पेस पैरेलल प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी इतनी फराड है, तो वैल्यू ऑफ ये बतानी है। क्या हमने आई डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर सी इंटू डी वी बाई डी टी पिछले क्लास में इक्वेशन लिखी थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, हाँ इस डिस्प्लेसमेंट करंट को क्वेश्चन में आई बोल दिया है, सी को बोल दिया है हाफ फेराल, और हमको डी वी बाई डी टी बताना है, तो सिंपल इसको इस साइड लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2i बराबर डी वी बाई डी टी, मतलब ये वाला आंसर। आगे चलेंगे, अरे यार ये तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हो सकता है 2 बार पेपर में आया हो, कि प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे पैदा लेती है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज से लेती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं लेती है, स्टेशनरी चार्ज से नहीं लेती है, चार्जलेस पार्टिकल से नहीं लेती है। अब 2 स्टेटमेंट दी है, हमको बतानी है कौन सी सही है कौन सी गलत है। विच वन द फॉलोइंग फॉल्स, हम टाइम के अभाव की वजह से सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ये तो एक दूध पीते बच्चे को भी पता है, क्योंकि अगर वेव की डायरेक्शन इधर है तो ये ई क्रॉस बी होती है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है। इसमें पैरेलल बोल दिया, पैरेलल टू ईच अदर, यही चीज गलत बोल दी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता तो सही होता, तो यही बात गलत थी। डिसेंडिंग ऑर्डर बतानी है वेवलेंथ की। अब गाड़ी यक्स यूवी इन माई रेंज, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर, हाँ तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, ये चीज़ तो हमने पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था, तो सबसे ज़्यादा, सबसे क्या बताना था, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा का, तो गामा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब और क्या दिया है भाई, माइक्रो और इंफ्रा, माइक्रो और इंफ्रा, माइक्रो मतलब माइक्रो कहाँ पर होगा, एक्स यूवी इन माई रेंज यहाँ पर होगा, माइक्रो और इंफ्रा में माइक्रो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो मोस्ट पे ये आ जाएगा, लीस्ट पर ये आ जाएगा, यहीं से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्या था, गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो जीरो वैल्यू कंप्लीट साइकिल में किसकी होगी, तो मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जीरो नहीं होती है, आगे इसको बता रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया, तो इन दोनों की वैल्यू जीरो होती है, तो ऑल ऑफ अबाव नहीं होगा, इन दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होती है, कितनी होती है आगे सीखेंगे हम, कौन से चैप्टर में, इसी चैप्टर में। अरे यार मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अच्छा मैग्नेटिक में एप्सिलॉन कहाँ गया भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट म्यू, एप्सिलॉन नॉट होगा ही नहीं इसमें, बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर, ये होती है मैग्नेटिक एनर्जी, ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आगे, रेडिएशन एनर्जी नॉर्मली फॉल कर रही है तो मोमेंटम बताना है, अब मोमेंटम का रिलेशन का अब नेक्स्ट चैप्टर में आप ये चीज़ सीखेंगे, तो यहाँ पर उतनी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, वेल नेचर, भाई आवाज़ कम कर दो। एनर्जी फॉल कर रही है नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो हमको मोमेंटम बताना है, तो मुझे एक बस बात बता दो कि मोमेंटम होता क्या है।
एनर्जी बराबर प्रियंका चोपड़ा होती है, प्रियंका चोपड़ा को देख के एनर्जी आ जाती है, तो मोमेंटम क्या हो जाता है, एनर्जी बाई सी। हाँ, तो एनर्जी बाई सी मेरा होता है क्या, मोमेंटम। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो याद करो उस दिन को जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, बॉडी को फेंक रहे थे ऐसे और ऐसे वापस आ रही थी, तो इसमें मोमेंटम कैसे चेंज होता था, सिर्फ एम नहीं होता था, 2 mv होता था। तो यहाँ पर भी हमको एक तरह से चेंज इन मोमेंटम बताना है, वो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमारा 2E/c वाला आंसर करेक्ट होगा। आगे चलेंगे, तो इस चीज़ को हम एटम ड्यूअल नेचर चैप्टर में और डिटेल में करेंगे। अब देखो, लाइट की एनर्जी है वो फॉल कर रही है, क्या ये यूनिट से आपको यहाँ पर समझना है, वाट पर मीटर, वाट पर मीटर का स्क्वायर, मतलब पावर, पावर दिया है, वो फॉल कर रही है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट से। तो अगर सरफेस एरिया इतना है तो एरिया कितना हो गया, 15 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में, तो एवरेज फोर्स कितनी लगेगी। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स होती क्या है, फोर्स जो होती है वो प्रेशर इंटू एरिया होती है, ये प्रेशर इंटू एरिया होती है। अब ये हम कहाँ पढ़े हैं, अरे यार अब इतना भी बताना पड़ेगा कि फोर्स प्रेशर इंटू एरिया होती है। तो मुझे एक बात बताओ जब जो प्रेशर होता है वो मेरा 2I/c और प्रेशर मेरा I/c होता है, किसके लिए, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए और ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आई क्या है, ये आई है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बताओ कहाँ पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने इसको। अब आगे, ये इंटेंसिटी होती है, ठीक है। सी क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो प्रेशर की वैल्यू 2I/c हो जाएगी इंटू एरिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको आई दिया है, ये बात कैसे समझ में आएगी कि ये मेरा आई है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंटेंसिटी को थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होती है, तो पावर अपॉन एरिया, तो पावर का यूनिट वाट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर का स्क्वायर ये मेरी इंटेंसिटी की यूनिट है। यहाँ से आपको इतना लॉजिकली समझना है। अब हमको इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 25 इंटू एरिया, एरिया कितना है 15 इंटू 10⁻⁻⁴। तो हमने एरिया लिख दिया, हमने इंटेंसिटी लिख दिया, सी की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, हाँ पता है, बस अब सारी को काटो पीटो करना है। तो एक काम करें क्या, 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15, 25 दूना 50, 50 × 5 = 50 कितना होता है, 5 × 5 = 25, 1250 है, 25 दूना 50, 50 × 5 = 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 10⁻8 आ गया। हाँ, अब नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻4 हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे, अब ये पगला है क्या। तो क्या करेंगे भाई, पावर को ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर जो पावर होगी जब ऊपर लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम छोटी सी मिस्टेक करते हुए 25 इंटू 10⁻4 है, तो यहाँ पर एक और 10⁻4 आ जाएगी, मतलब यहाँ पर एक और 10⁻4, 10⁻4 से 10⁻4 मेरा कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा, सिंपली मेरा 250 बचेगा और नीचे से 10⁻⁻8 आएगा, तो वो प्लस का माइनस बन जाएगा, तो इसको हम 2.5 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। ये क्या है मेरा, ये है मेरा फोर्स, किसमें, न्यूटन में, तो 2.5 इंटू 10⁻6 यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है, लाइट का एवरेज फ्लक्स। अब तो आपको समझ गया होगा कि ये क्या दिया है, ये तो आई दिया है और ऊपर वाट है, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट, ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 10⁻+4, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ध्यान देना। तो इंसिडेंट एरिया मुझे दे दिया इतना सेंटीमीटर, तो क्या ये कुछ उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको, हाँ, एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस एरिया ड्यूरिंग टाइम स्पेंड। अब इस बार हमको इसने एनर्जी पूछ लिया, तो क्या आपको अभी अभी बताया कि इंटेंसिटी होती है ई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अब इंटेंसिटी ये होती है, मुझे क्या बताना है, एनर्जी, तो एनर्जी को यहीं रहने दो, ये हो जाएगी आई इंटू ए इंटू टी। अब बस आई की वैल्यू रखो, कितनी है भाई
20 इंटू 10⁻⁴। ए की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। 20 इंटू 10⁻⁴। ई की वैल्यू कितनी है? 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। इससे ये गया, 2 दूनी 4, ये 400 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 60, 4 छंग 24 हो गया, ये 1230 मतलब 24,000। अब 24,000 को हम 24 इंटू 10⁻³ जूल तो लिख ही सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन सवाल कि बी नॉट सी ई बराबर होता है तो क्या? तो ई बाई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो C/1 तो होता है। तो आप ये आंसर टिक करे होंगे तो ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोला? रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू इंटेंसिटी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी होती है वो एनर्जी डेंसिटी इनटू सी होती है। अब ये एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम सीखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो ये मेरा, ये वाली चीज़ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के लिए सेम, ये वाली चीज़ वैल्यू वाइज सेम होती है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर और हाफ ये इसके बराबर होता है हाफ बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ये दोनों वैल्यू बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब 1:1 आ जाएगा। अब तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है भाई? इस क्वेश्चन में हमको बी की वैल्यू दी है पर्टिकुलर प्लेस पर, ई की वैल्यू हमको बतानी है। कैसे बताएंगे ई की वैल्यू? मुझे फ्रीक्वेंसी दी है और बताया है कि बी मेरा जेड में है। इस क्वेश्चन में मुझे एग्जैक्टली सॉल्व करने की कोई नीड पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेन जो है वो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो खुद ट्रैवल कर रही है वाई में। तो वाई में कौन है? वेव खुद है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वो जेड में है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मेरी एक्स में आ जाएगी? क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स तो आएगा, वाई नहीं आएगा, एक्स आएगा। अब एक्स पॉजिटिव, देखो जब भी ऐसा होता है ना सेम वैल्यू दो ऑप्शन में, तो ये वाला नहीं होता है। ये कैसे पता चलता है? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। तो या तो -24 है या तो +24 है। अब -24 है या +24 है, ये कैसे पता करें? अपना हाथ निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ 4 फिंगर रखो एक्स में, और थंब तुम्हारा वाई डायरेक्शन में हो। ये जो थंब है वो वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है। बी को ऐसे थप्पड़ मारा है कि ये यहीं पर रहे। थप्पड़ किधर मार रहे हो? अंदर साइड। थंब ऊपर है, 4 फिंगर इधर है, इसको थप्पड़ मारेंगे तो अंदर जाएगा। इसका मतलब ये मेरा अंदर, अंदर का मतलब -x होगा। अब आप बोलेंगे अंदर का मतलब तो -k होता है, -x कब से होने लगा? अरे भाई कैसे बताऊँ अब तुमको, कैसे बताऊँ? सोच रहा हूँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ। देखो ऊपर वाई होता है, थंब मेरा ऊपर है, ठीक है, और मैं जेड में थप्पड़ मारूंगा, मतलब ऊपर तो जेड में थप्पड़ मारूंगा, तो ये तो मेरा एक्स में ही रहेगा। पॉजिटिव एक्स में रहेगा कि नेगेटिव एक्स में? अब जेड में थप्पड़ मारूंगा तो जेड तो मेरा आगे पीछे होता है, आगे या पीछे, आगे या पीछे। तो ये देखो थंब मैंने रखा किसकी डायरेक्शन में? वेव की डायरेक्शन में। वो वाला जो पिछली बार बताया वो थोड़ा सा उल्टा हो गया था। थंब वाई में है, 4 फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारा तो किधर आ रहा है थप्पड़ मेरा? बाहर साइड। बाहर थप्पड़ आ रहा है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि मेरा थप्पड़ प्लस जेड में जा रहा है, मतलब सही है। थंब वाई में है, तो क्या मैंने अपनी 4 फिंगर -x की तरफ रखी है, इसीलिए माइनस वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। रिलेशन बिटवीन एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैंने पहले ही बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो डेंसिटी एवरेज होती है वो सेम होती है। कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू। ये ध्यान रखना, ये मेरा नॉट नहीं रहेगा, इसमें नॉट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पीक वाली वैल्यू नहीं होती है। अगर मैंने पीछे ये गलती की हो तो प्लीज़ उसको सुधार दीजिए। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वाई डायरेक्शन में, मतलब वेव की डायरेक्शन वाई में है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। अच्छा अगर वेव वाई में है तो पक्का इलेक्ट्रिक एक्स और जेड में ही होगी। तो एक्स और जेड, वाई जेड गलत हो गया, वाई एक्स गलत हो गया, वाई तो आएगा ही नहीं किसी में भी। ये देखो इसमें भी वाई था, ओ तेरी इसमें भी वाई था, इसमें भी वाई था, इसमें भी वाई था। ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन नहीं हो गया? हाँ हो तो गया भाई। अब आगे चलेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा नहीं, तो इतना सा। के रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ ईएम वेव, और प्रोपोगेशन ऑफ वेक्टर ईएम वेव को ही हम डब्ल्यू बाई के नहीं, डब्ल्यू बाई वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू बाई वी। कैसे? याद करो उस दिन को जब बताया था कि विकेट कीपर वीके है, मतलब विकेट कीपर विकास कुमार है। अब क्या? अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में आंसर बताना है। तो कैसे करेंगे भाई? हम एक काम करेंगे। क्या हमको पता है कि ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू सी होता है? सी है क्या? एक तरह से एक वेलोसिटी ही है। तो वेलोसिटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक सेकंड, कुछ तो रॉन्ग है। वेलोसिटी की जगह पर नहीं सही है, डब्ल्यू बाई के लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई, डब्ल्यू बाई के लिख दिया। अब मुझे एक बात बताना कि ये के है क्या? के जो भी है कुछ तो है। अच्छा, एक और चीज़, वो जो होता है ना, क्या आई इज इक्वल टू जे क्रॉस के। हाँ, तो क्या मैं चाहूँ तो इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर सकता हूँ, मतलब जे को यहाँ, फिर आई को यहाँ, फिर के को यहाँ। हाँ, ऐसे एक्सचेंज चलता है वेक्टर में। तो मुझे एक बात बताओ, ये के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोगेशन वेक्टर, मतलब इसी डायरेक्शन में मेरी वेव है। तो क्या मैं के को कह सकता हूँ कि इसी डायरेक्शन में वेव है, और ये मेरी ई क्रॉस बी हो जाएगी। तो अगर मैं बी को इधर उठा के लेके जाऊँ, के को उधर उठा के लेके जाऊँ, तो आपको कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं। अब ये के वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर के की जगह पर डब्ल्यू बाई क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे बताओ? के की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई। अब ये बस रेफरेंस के लिए बता रहा था, मेन आंसर तो अपना यहीं से आ जाएगा। हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो ई नॉट के बाई डब्ल्यू जैसा कुछ आएगा डायमेंशन। तो ई नॉट के बाई डब्ल्यू जैसा एक ही आंसर है, वो ये वाला है, और यही आंसर होगा मेरा। तो देख रहे हो वेव कितना काम दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दिया है, हमको बताना है करेक्ट रिलेशन। तो क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक गाली, मतलब बी सी, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और सी क्या है? नथिंग बट एक वेलोसिटी, और वी के बराबर डब्ल्यू होता है, तो वी बराबर डब्ल्यू बाई के हो जाएगा। तो ये सी भी एक वेलोसिटी ही है, अगर ये ऐसे दिया है तो वेलोसिटी ही है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू बाई के। ये देखो यहाँ से, अब ये ई नॉट बाई बी नॉट है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई के, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ई नॉट के इंटू बी डब्ल्यू, मतलब फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है भाई, सिंपल सी स्टेटमेंट है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इंडिपेंडेंट अपॉन प्रोपोगेशन, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में बोलना डिपेंड करती किसी पे भाई, वैक्यूम में कोई मीडियम ही नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, गलत बात है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में इंडिपेंडेंट अपॉन वेवलेंथ होती है, ये बात भी गलत है। ये हम सीखे थे कहाँ? प्रिज्म वाले चैप्टर में, मतलब रे ऑप्टिक्स में, कि वेलोसिटी जो है वो ओरिजिनल वेलोसिटी के लैम्डा टाइम्स कम हो जाती है जब उसको हम पास करते हैं किसके थ्रू? दूसरे मीडियम के थ्रू, तो ये भी गलत हो गई। स्पीड ऑफ इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ सोर्स के, ये भी हम सीखेंगे या सीखे हैं कहाँ? रे ऑप्टिक्स में, कि इस लाइट की स्पीड जो होती है वो सोर्स के मोशन पर इंडिपेंडेंट करती है। जब डॉपलर इफेक्ट था तब हम ये चीज़ सीखते थे, तो ये वाली बात सही है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी के, ये बात भी बिल्कुल सही है, कि किसी मीडियम में जो स्पीड लाइट की होती है वो इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करती, क्योंकि इंटेंसिटी एक नंबर है और नंबर को नंबर से फर्क पड़ता है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? सी और डी, मतलब फोर्थ वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल में। अब यहाँ पर हमको सीखना पड़ेगा कुछ चीज़ें, ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 6 फॉर्मूले होंगे, हम फटाफट से करेंगे। क्या? पहली चीज़, इलेक्ट्रो, अरे यार बड़ा मोटा चल रहा है ये तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, ये क्या होती है भाई? ये मेरी होती है हाफ, आप इसको याद करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर। अब ये ई क्या हो सकता है भाई? ये ई मेरा हो सकता है ई इज इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब ये ऐसा हो सकता है, तो ये मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव हो गई। और अगर मैं लिखूं एवरेज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ईएम वेव, तो
इसका एवरेज ले लेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई, मतलब 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, ये मेरी एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली। अब क्या, अब हम करेंगे मैग्नेटिक, क्या मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव ये कितनी होती है, ये मेरी होती है हाफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और अगर मुझे यहीं लिखनी हो एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव तो हम लिखेंगे 1/4 बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। और यहाँ पर बी क्या हो सकता है अगर होगा तो बी नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब एक बात और आपको सीखनी होगी कि ध्यान से देखो, ये बी नॉट नहीं है, ये बी है और ये ई है। अब अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी पूरे ईएम वेव की लिखनी हो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव किससे किससे मिलकर बनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, और एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो कितनी हो जाएगी, वो मेरी एकदम सिंपली यू होगी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू यू विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डेंसिटी, और दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई या फिर 2 टाइम्स ऑफ एम। अब ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी ऊपर पढ़ा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और इसमें क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है भाई मैग्नेटिक वाले पार्ट में, वहाँ पर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट होता है, और ये दोनों बराबर होती है। तो ये क्या आ गया मेरा। अच्छा, अगर इन दोनों को जोड़ के लिखना ही पड़े, मान लो कोई ऐसा दिन आ जाए, भगवान ना करे, तो सिंपली हाफ प्लस हाफ ये क्या हो जाएगा, ई नॉट ई स्क्वायर या फिर बी नॉट बाई म्यू, ये मेरी एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव की आ जाएगी। अब अगर मुझे लिखना हो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव तो वो इसकी आधा हो जाएगी, मतलब ई नॉट ई का स्क्वायर, ई नॉट ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, और यहाँ पर नॉट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, या फिर इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसमें ई में ई नॉट है, लेकिन ऊपर नहीं बताया था, कहाँ बताया था, इसमें ई नॉट नहीं था। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब हम एवरेज लेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो एवरेज लेते हैं तो तब जो साइन वाला टर्म आता है ना, साइन वाले टर्म का जब एवरेज लेते हैं तो ये मेरा 1 हो जाता है। ध्यान रखना, इस बात को भूलना मत। ये बात हम एक जगह सर ने क्लास में अल्टरनेटिंग करंट में सिखाई थी। तो जहाँ जहाँ पर साइन की वैल्यू पुट होगी वहाँ वहाँ 1 हो जाएगी, और एवरेज किसकी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव की नॉट के टर्म्स में आएगी और बाकी किसी की नॉट के टर्म्स में नहीं आएगी। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको 6 चीज़ें याद रखनी है। कौन सी 6 चीज़ें, एक ये पहली चीज़, दूसरी चीज़ इसका एवरेज, फिर तीसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ ये, पांचवी चीज़ टोटल वाला कौन सा, ये कहाँ गया, ये पांचवी चीज़, और छठवीं चीज़ ये। अब हम सवाल कर लेंगे, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी टू द टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर होती है डिवाइडेड बाई एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टोटल बोला है तो टोटल बोल देगा, तो पहली चीज मुझे एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी बताना है, तो ये 1/2 नहीं यार, 1/4 होगा, और जब 1/4 होगा हो चुकी थी पता नहीं कैसे, ये 1/4 होगा। तो और आपको एक बात याद रखनी है, वो जो मैंने बताया था अभी अभी, साइन स्क्वायर कोप्चा की वैल्यू जो भी थीटा होगा उसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है, 1 नहीं होती। जहाँ जहाँ पर वर्ड एवरेज आएगा वहाँ वहाँ पर क्या, ई नॉट और बी नॉट आएगा, ना कि सिर्फ ई और बी। तो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी 1/4 होती है, ये ई नॉट होगा, और टोटल वाली ये होती है, तो इससे ये कैंसिल हुआ, और 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 मतलब 1/2 ही आंसर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में, ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमको बतानी है। ये कैसे बताएंगे भाई, मुझे एक बात बताओ कि V इज इक्वल टू C बाई म्यू एम इंटू
ई एम होता है कि नहीं होता है? होता है। अब हम क्या करेंगे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने से पहले एक काम करें, क्या दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं? कर लेंगे। तो ये सिंपली म्यू एम ई एम हो जाएगा। मुझे रिलेटिव परमिटिविटी बतानी है, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको इस साइड लाएंगे, इसको इस साइड लाएंगे। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक वाले को बोलते हैं। तो ई एम हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू म्यू एम। अब ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। वी की वैल्यू हमको दी है क्या? 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸। और म्यू एम की वैल्यू कितनी दी है भाई? 1 दी है। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो यही आएगा। नो, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर कौन करेगा? स्क्वायर कौन करेगा? फिर से करते हैं यार। 3 त्रिका 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 इंटू 10⁻16। इससे ये कैंसिल हो, क्योंकि स्क्वायर करना था ना, मैंने स्क्वायर नहीं किया था। 4 से 9 को कैंसिल करेंगे तो 2.25 मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद हो गया होगा कि गामा की वेवलेंथ सबसे लीस्ट होती है। तो सबसे लीस्ट तो एक में ही है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर बताना था। सेकंड वाला ही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू फॉल्स बतानी है। कैसे बताएंगे? सोचो जरा, सोचो सोचो। In plane electromagnetic wave, electric field, magnetic field must be perpendicular to each other and direction of propagation of wave along electric और magnetic field। ये बात गलत दे दी। वैसे तो पूरी बात ऊपर वाली सही ही थी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वेव की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। इसमें बोल दिया कि वेव की डायरेक्शन ई या बी की डायरेक्शन में होगी, तो ये गलत हो गया। एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वली डिवाइड होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। सही बात है, हमने पढ़ा है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर होता है हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू के। अब म्यू नॉट ही समझ लो, ये सही। बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल। भाई पगला है क्या? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक परपेंडिकुलर होते हैं। डी वाला देखते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात भी सही है। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी टू एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अरे भाई ये क्या बोल दिया? ये बोल रहा है बी इज इक्वल टू ई नॉट सी। ये तो गलत है, इलेक्ट्रिक फील्ड गाली है। ई बराबर बी सी, तो ये भी गलत हो गया। ए और डी वाला मेरा आंसर सही हो जाएगा। ए और डी नहीं, बी और डी। बी और डी मतलब ये वाला। आगे चलेंगे हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन सर ने कराया था वेल नेचर चैप्टर में, लेकिन रिलेटेड तो इसी चैप्टर से है। हमको पावर दे दिया है और बोल रहा है इतना फोटोन पर सेकंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इज 10⁻16। पावर हमको दे दिया है 15 किलोवाट मतलब 15,000, और हमको पूछ रहा है कि ये किस स्पेक्ट्रम से बिलोंग करेगा। तो क्या हम एक काम करेंगे? कौन सा काम? तो आप अभी आने वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ेंगे कि पावर जो होती है वो हमारी होती है, क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब ये तो वर्क पावर में ही पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर एनर्जी कौन सी होगी? एच सी बाई लैम्बडा या एच एफ बाई टी भी लिख सकते हैं। अब ये एच एफ बाई टी कितने फोटोन के लिए? एक। ऐसे कितने फोटोन है? एन फोटोन है पर यूनिट टाइम। अब इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये कांस्टेंट है, तो क्या ये निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू पी टी डिवाइडेड बाई एन एच हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एन बाई टी की वैल्यू इतनी दी है, तो क्या टी बाई एन की वैल्यू मेरी 1, पावर की वैल्यू 15,000, टी बाई एन की वैल्यू मेरी 10⁻16 हो जाएगी, नीचे आ गई। और एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻−34 होती है। हाँ होती है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ 2.5 इंटू 10⁻21 के ऑर्डर में आएगा। तो ये इस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी आ गई। तो सर जी ने हमको फ्रीक्वेंसी भी याद करने के लिए बोला था। यक्स गाड़ी यक्स यू वी इन माई रेंज। फ्रीक्वेंसी को कैसे याद कराया था सर ने? याद करो कि बोला था सबसे पहले 10⁻4 लिखो, ये फ्रीक्वेंसी होगी। फिर उसका डबल, फिर उसमें और 4 जोड़ दो, फिर एक गैप छोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो,
फिर एक गैप छोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो। अब इस गैप में क्या फिल करते हैं, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ये गामा के पास है 10⁻20, मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी 10⁻21 के ऑर्डर में आई है, तो ये भी लगभग गामा के पास ही है और एक्स रे ऑप्शन में भी नहीं है, तो हम गामा को टिक कर देंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में जिसका नाम है 12 नेचर एंड रेडिएशन। तब तक के लिए ओके बाय।